यस, स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमारी टेंस की खास एक सीरीज चली हुई है और टेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? सबसे पहले हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें ये हमें सीखना है। तो बच्चों, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको कैसे पहचानें? आपको एज यूजुअल हिंदी में किसी भी सेंटेंस के पीछे या तो गा या फिर गे या फिर ही, ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये इसकी पहचान है। ये पहचान आपको कहाँ मिलेगी? किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में मिलेगी। या तो गा मिलेगा या गे मिलेगा या फिर ही मिलेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे राम आज मेरे साथ राम आज मेरे साथ खाना खाएगा। राम आज मेरे साथ खाना खाएगा। देखिए सेंटेंस के अंदर यहाँ लास्ट में गा आया हुआ। ठीक है, यानी कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस है मोहन गुजरात जाएगा। गुजरात जाएगा। ये दूसरा सेंटेंस के बाद फिर से गाएगा आया हुआ है। ठीक है, ओके। वे रात को घर पर रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे गे आया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। उसके बाद नेक्स्ट है वह का मतलब यहाँ सीता है, तो सीता खाना पकाएगी। तो यहाँ पे देखिए गी आया हुआ है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? तो इन एग्जाम्पल्स के बिहाफ पे आप इनको पहचान लोगे, इजली पता लग जाएगा आपको ये कौन सा टेंस है। या कोई दिक्कत है? बहुत आसान है। देखिए जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ते है, ती है आता है, ता है, ते है, ती है या फिर ता हूँ, ये सब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हिंदी के लास्ट में, किसी सेंटेंस के लास्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपका आ, ए, ई या फिर था, थे, ती था। क्लियर है? लेकिन अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है? गा, गे, गी है। क्योंकि ये बेसिकली हम टेंस को जब कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो मदर टंग है हिंदी, उससे ही हम कन्वर्जन करते हैं इसका इंग्लिश में। ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले हमें हिंदी के सेंटेंसेस के बिहाफ पे हम कोई नई चीज़ सीखते हैं। हमारी जो इंग्लिश है वो हिंदी के बिहाफ पे हम उसको अडॉप्ट करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें हिंदी में उसकी पहचान होना पता है। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं बेटा और जानते हैं इसमें आखिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। कुछ एग्जाम्पल्स देखने के बाद आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि अभी मैं बात कर रहा हूँ किस टेंस की? फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए इसके में जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है? हेल्पिंग जो वर्ब है वो दो हेल्पिंग वर्ब है। कौन कौन सी? एक तो विल है और एक है शेल। विल और शेल है।
और जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, फॉर्म ऑफ वर्ब किसको कहा जाता है? बीइंग वर्ब को कहा जाता है। तो वो कितनी है? एक ही है। इसका यूज किया जाएगा V1 का, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चाहे वो विल हो चाहे सेल हो, दोनों के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्लियर है? ठीक है। विल किसके साथ लगेगा? देखिए हम सेल को पढ़ लेते हैं, आई हो और वी। ठीक है, ओके। तो क्या लगेगा? सेल लगेगा, अन्यथा क्या लगेगा? विल लगेगा। ठीक है, अन्यथा क्या लगेगा? विल लगेगा। टेंस के अकॉर्डिंग तो हम ऐसा ही पढ़ते हैं। जब मैं आपको आगे मॉडल्स के टॉपिक पढ़ाऊंगा, यानी मॉडल का टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, तो मॉडल के टॉपिक में ये दिया मिलता है कि विल और सेल को हम कैसे सेपरेट करें। यानी मॉडल का टॉपिक हमें ये सिखाता है कि विल और सेल के एक्स्ट्रा यूजेस और क्या क्या हैं। फिलहाल हम टाइम के अकॉर्डिंग जो विल और सेल का यूज करते हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग विल सेल में यही मिलता है कि आई यदि सब्जेक्ट हो तो सेल लगाओ, अन्यथा विल से काम चलाओ। क्लियर है? तो आइए हम कुछ सीक्वेंसेस देख लेते हैं टेंस के, ओके, और ताकि हम ये सारे सेंटेंसेस क्लियर कर सकें इसके अंदर, इंग्लिश के अंदर हम उसको ट्रांसलेट कर सकें। तो यहाँ पे अभी मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ। जिन बच्चों ने मेरे पुराने लेक्चर्स अटेंड किए हैं उन सब बच्चों को ये मालूम है कि सीक्वेंस या फिर स्ट्रक्चर क्या होता है। जिन्होंने पुराने सारे लेक्चर्स अटेंड कर रखे हैं उन्हें अच्छे से मालूम है, उन सब विद्यार्थियों को, कि स्ट्रक्चर और सीक्वेंस क्या होते हैं। तो क्या होते हैं स्ट्रक्चर और सीक्वेंस? हमें मदद करते हैं हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में। हमें स्ट्रक्चर से ही और सीक्वेंसेस से ही किसी भी टेंस के संरचना का पता लगता है, और उसकी जो सेंटेंस की संरचना है वो हमें अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस देखते हैं। अफर्मेटिव साधारण वाक्य है जिसके 5 नाम और भी होते हैं। 4 नाम इससे स्टेटमेंट है, सिंपल है, असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है। क्लियर है? उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस हमारे दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे जिसका हम सीक्वेंस करेंगे। तीसरे नंबर पे हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसका हम सीक्वेंस करने वाले हैं। चौथे नंबर पे आपका फोर्थ मार्क इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का रहने वाला है। उसके बाद फिफ्थ पे आपका WH वर्ड है, और सिक्स्थ पे जो है वो WH वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस। या WH वर्ड तो वही हो प्लस कौन सा हो? नेगेटिव हो। क्लियर है? ये 6 सीक्वेंसेस अभी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहला सीक्वेंस की बात करें तो सब्जेक्ट है, उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब इसमें भी लिया शेल, तो लगा दीजिए भी लिया शेल। उसके बाद बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब टेंस कोई भी हो, अगला जो स्थान है या तो प्रीपोजिशन का रहता है या एडजेक्टिव का रहता है या कोई एडवर्ब हो सकती है, और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा लास्ट में, फुल स्टॉप रहेगा। यदि इसको नेगेटिव करें तो सब्जेक्ट है, विल और शेल है, नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाकी एडिटीज है लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अगर मैं इंटरोगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले शुरुआत विल और शेल से होनी, फिर सब्जेक्ट से होनी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी एडिटिव ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले विल और शेल से ही शुरुआत होनी है,
तो यहाँ सबसे पहले विल और शैल आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर वर्ब नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी एडिटिव के साथ ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अगर ये WH वर्ड है तो WH वर्ड का सबसे पहले WH वर्ड ही रहने वाला है, प्लस क्या रहेगा, प्लस विल या शैल रहेगा, प्लस क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी लास्ट में एज इट इज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। यदि WH वर्ड प्लस नेगेटिव है तो WH प्लस नेगेटिव में क्या करना है, WH प्लस नेगेटिव में यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड को लिखना है, प्लस विल या शैल एज इट इज रहेंगे, और फिर बेटा सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी ही, लास्ट में एज इट इज, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, ये सारे सीक्वेंसेस रहने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, और इन सीक्वेंसेस के बिहाफ पर, इन स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पे आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में। वर्ब की फॉर्म एक ही यूज की जाएगी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, आई और वी के साथ शैल लगेगा, अन्यथा विल का यूज करेंगे। बिल्कुल जर्नल और बेसिक रूल्स फिलहाल मैं इस लेक्चर में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे के आने वाले लेक्चर्स में इसके डीप यूजेस भी बताऊंगा, ठीक है। गहराई से आप लोगों को पता लग पाएगा कि इनका क्या, कहाँ पे क्या यूज होना है। उसके बाद हमारी लाइफ चेंजिंग मोमेंट ये हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपको ये सब अच्छे से आ जाता है तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपके पास वर्ड्स हैं तो जाहिर सी बात आपका कॉन्फिडेंस एनहांस होगा, और आप इजली लाइनों को इंग्लिश में बोल सकते हैं, क्लियर है, लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, आइए क्या ये सीक्वेंसेस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आइए चेक करते हैं। और चेक करने के लिए मैंने पहले ही सेंटेंसेस लिख के रखे हुए हैं। तो राम आज मेरे साथ खाना खाएगा, ये पहला सेंटेंस है। तो इस पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राम। सब्जेक्ट पता करने का अपना एक पुराना फॉर्मूला है कि हु से क्वेश्चनिंग करना, ठीक है। तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट पता करना है तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि व्हाट से क्वेश्चनिंग कर लो तो आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, क्लियर है। तो राम आज मेरे साथ खाना खाएगा। अब मैंने आपको बता रखा है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों अपोजिट सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, तो वर्ब लास्ट में रहेगी, इससे पहले क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में वर्ब पहले आएगी, बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो राम आज मेरे साथ खाना खाएगा, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में यहाँ ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें राम ही लिखना पड़ेगा। तो राम यहाँ पे लिख देते हैं, राम, ओके। तो राम सॉल्व हो गया इस सेंटेंस में, ठीक है। अब मेरे साथ खाना खाएगा, तो खाएगा तो ईट कहते हैं इंग्लिश में, तो राम ईट। अब ईट से पहले हमें क्या लगानी है, एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये स्ट्रक्चर कह रहा है विल या शैल में से, तो राम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो राम विल ईट, ठीक है। अब मेरे साथ खाना खाएगा, तो राम विल ईट फूड विद मी, ठीक है। राम विल ईट फूड विद मी। किसके साथ खाएगा, विद मी, मेरे साथ खाएगा। कब खाएगा, टुडे, आज खाएगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका सेंटेंस जो है ये क्लियर हो चुका है। अगर आप इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली समझे तो एक कॉन्सेप्ट और बैठता है, प्लान फ्यूचर है।
तो प्लान फ्यूचर के लिए यहाँ पे क्या आ सकता है, राम, ये विल ईट की जगह और क्या ऑप्शन में आ सकता है, ईट्स। राम ईट्स फूड विद मी टुडे। क्यों आया, क्यों आया, क्या दिक्कत थी, क्यों आया, दिक्कत क्या थी? तो दिक्कत ये थी बेटा कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लग रहा है, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्लान फ्यूचर के लिए। क्लियर है? उसके बाद अब अगला सेंटेंस हम करते हैं, और अगला सेंटेंस जो है, मोहन गुजरात जाएगा। तो मोहन सब्जेक्ट हुआ, अब गुजरात जाएगा तो मोहन के साथ विल आएगा, तो मोहन विल गो वर्ब है। अब कहाँ जाएगा, टू गुजरात। तो बन गया आपका सेंटेंस, मोहन विल गो टू गुजरात। सेंटेंस सॉल्व हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब वे रात को घर पर रहेंगे, तो वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। तो दे, तो दे के साथ विल ही आएगा, दे विल। रहने को इंग्लिश में लीव कहते हैं, दे विल लीव। कहाँ पे रहेंगे, घर पे रहेंगे, तो दे विल लीव एट होम। कब रहेंगे, ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, वे रात को घर पर रहेंगे, तो दे विल लीव एट होम ड्यूरिंग नाइट, या दे विल लीव एट होम इन नाइट। ठीक है, ओके। दोनों सेंटेंसेस में आपकी सेंस क्लियर हो रही है। ये तीनों सेंटेंसेस को हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो यस या नो? इन सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट कर चुके हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो क्या हमारे सीक्वेंसेस इफेक्टिव थे, यस या नो? ठीक है। तो बच्चों आइए अब हम इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके देखते हैं किसमें, और सीक्वेंसेस में। तो इसका क्या बनेगा, राम विल नॉट ईट फूड विद मी टुडे। तो दूसरा क्या बनेगा, राम विल नॉट हो गया, तो विल राम ईट फूड विद मी, और टुडे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, इस सेंटेंस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हो, यस या नो? वो भी प्लान फ्यूचर को दिखा रहा है। अब सेकंड नंबर का सेंटेंस है, तो इसका अब आपको WH वर्ड नेगेटिव बनाना है, तो क्या बनेगा, वाई, वह घर पे वे मोहन गुजरात जाएगा। हाँ, मोहन गुजरात जाएगा, तो मोहन गुजरात कब जाएगा, तो ये ऐसे हो सकता है, तो व्हेन विल मोहन गो टू गुजरात, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो मोहन गुजरात कब नहीं जाएगा, तो व्हेन विल रोहन या मोहन नॉट गो टू गुजरात, ऐसे बन गया। अब वे रात को घर पर रहेंगे, वे रात को घर पर नहीं रहेंगे, ठीक है, तो दे विल नॉट लीव एट होम इन नाइट, ड्यूरिंग नाइट। आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्यों रहेंगे, तो व्हाई विल दे लीव एट होम इन नाइट। तो क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। कुछ सेंटेंसेस की मदद से मैंने इनको ट्रांसलेट भी किया है। तो क्या हमारे सारे सीक्वेंसेस इफेक्टिव हैं, है ना? तो आप भी इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अच्छे से इंग्लिश जो है वो सीख पाएंगे। इज दैट क्लियर? आइए अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। ये समझने के बाद अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी आगे पढ़ना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आगे पढ़ना है, ठीक है, हमें पढ़ना है इसकी यूजेस को। तो यूजेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, यूजेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। हमें एक्सप्रेस एक्शंस, एक्सप्रेस
एक्शन, to express action, okay, which took place in future, which आप ऐसे भी लिख सकते हो, which will take place in future। ऐसे काम को दिखाने के लिए जो फ्यूचर में होने होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा, राम will come here, Ram will come here any moment, तो राम किसी भी क्षण यहाँ पे आ जाएगा। तो यस या नो, राम किसी भी क्षण यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हुआ हमारा कॉन्सेप्ट कि कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी चीज एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो निकट भविष्य में होने जा रही होगी, ठीक है, या जो निकट भविष्य में होगी, कोई ऐसी क्रिया जो निकट भविष्य में होगी, उसको व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। क्लियर है या कोई डाउट है? उसके बाद अब हमारा है नेचुरल हैबिचुअल एक्शन हो। क्या बेटा? नेचुरल हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। हमारे नेचुरल हैबिचुअल एक्शन हो, उसको दिखाने के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। जैसे है, हाँ, स्प्रिंग विल कम अगेन, स्प्रिंग विल कम अगेन, बसंत एक बार फिर से दोबारा आएगी। तो यस या नो? ठीक है। उसके बाद लीव्स ऑफ द ट्री, लीव्स और लीव्स ऑफ ट्रीज, leaves of trees will grow again, पेड़ों के पत्ते फिर से बड़े होंगे। तो यस या नो? क्या है? नेचुरल हैबिचुअल एक्शन है, होना ही होना है। क्लियर है? समझ में आ गया? कौन सा टेंस लगाना है? फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद है ऑफर, इनविटेशन और सजेशन के लिए ऑफर, ऑफर, इनविटेशन व सजेशन, व सजेशन हो कोई, तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करना है। ठीक है। ऑफर हो, इनविटेशन हो, सजेशन हो, तो कौन सा टेंस लगेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर है? अब एग्जाम्पल के तौर पे है, shall I help you, shall I help you, हाँ, क्या मैं आपकी मदद करूं? shall I help you, ओके, तो क्या दिया गया है? मैं आपकी मदद करूंगा। अरे क्या दिया? ऑफर दिया गया।
ओके, क्या दिया गया है? ऑफर दिया गया। फाइन। वी shall work hard. We shall work hard to survive. To survive. We shall work hard to survive. हमें जीने के लिए क्या करनी पड़ेगी? कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। क्या दिया गया है? सजेशन दिया गया। क्या दिया गया है? सजेशन दिया गया। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल। Shall I bring to you a glass of water? अगला हमारा सेंटेंस है Shall I bring to you a glass of water? क्या दिया गया बच्चों? इसमें इनविटेशन दिया गया। क्या दिया गया है? इनविटेशन। ये क्या मैं आपके लिए क्या लेके आऊं? पानी का ग्लास लेके आऊं। तो आप देख सकते हो इस सेंटेंस में यहाँ पे इनविटेशन दिया गया है। उसके बाद इमेजिनेशन के लिए विल का यूज किया जाएगा यहाँ पे। जिस प्रकार से ऑफर, इनविटेशन और सजेशन के लिए किसका यूज किया जाता है? शैल का। ठीक है, तो इमेजिनेशन के लिए आपके विल का यूज किया जाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है he will be over 40. He will be over 40. वह 40 के ऊपर का तो हो ही गया होगा। क्या ये अनुमान है? क्या है? अनुमान है। ठीक है। उसके बाद विशाल will select in Air Force. अब विशाल will select in Air Force. हाँ भाई, विशाल का जो सिलेक्शन है वो किस में हो जाएगा? एयर फोर्स। ऐसा क्या है? इमेजिनेशन है। ठीक है, ओके, ऐसा अनुमान है। क्लियर है? और ज्यादातर अनुमान को दिखाने के लिए बच्चों विल के साथ बी का ही यूज किया जाता है। ठीक है, अनुमान को दिखाने के लिए विल के साथ किसका यूज किया जाता है? बी का। क्योंकि बी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म ही है। और विल और शैल के साथ कौन सी फॉर्म का यूज होता है? फर्स्ट का ही होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट है डिटरमिनेशन, प्रॉमिस और इंटेंशन। डिटरमिनेशन, प्रॉमिस और इंटेंशन। डिटरमिनेशन, प्रॉमिस और इंटेंशन। को दिखाने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। डिटरमिनेशन को, प्रॉमिस को और इंटेंशन को दिखाने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे है we shall fight, we shall fight, comma, we shall win. हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे।
क्या है बेटा? डिटर्मिनेशन है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा सेंटेंस है we shall stand with you in hard time, हम तुम्हारे साथ मुश्किल समय में बने रहेंगे। तो यस या नो? ओके। उसके बाद क्या है? ये प्रॉमिस है। क्लियर है? आई शैल टीच यू इंग्लिश, आई शैल टीच यू इंग्लिश, ये मेरा इंटेंशन भी है और मेरा प्रॉमिस भी है, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा। तो ये मेरा इरादा भी है और ये मेरा वादा भी है। ठीक है? ना मैं इरादे से पीछे हटूंगा, ना मैं वादे से पीछे हटूंगा। तो इरादे को दिखाने के लिए और वायदे को दिखाने के लिए आप किसका यूज करते हो? फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद कमांड, इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर। कमांड, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर। ठीक है? कमांड, इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर को दिखाने के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। जैसे यू हाँ भाई, we shall not give up, we shall not give up। हाँ भाई, हम हार नहीं मानेंगे। ये किस्म से क्या है? कमांड भी है, एक किस्म से क्या है? इंस्ट्रक्शन भी है। यस या नो? ओके। और एक किस्म से ये आदेश भी है कि हम हारे नहीं मानेंगे। क्लियर है? दूसरा है you will read carefully, you will read carefully first, you will read carefully first। हाँ भाई, तुम्हें सबसे पहले ध्यान पूर्वक इसे पढ़ लेना होगा। ठीक है? तुम्हें इसे ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लेना होगा। तो ये क्या है? इंस्ट्रक्शन भी है, कमांड भी है, ऑर्डर भी है। इज दैट क्लियर? तो कौन सा टेंस लगा? हाँ भाई। उसके बाद ऑल द क्लासेस, मेनली ऑर्डर, कमांड और इंस्ट्रक्शन के लिए सेल का यूज करते हैं हम। ठीक है? लेकिन कुछ सेंटेंसेस में हम विल का यूज भी कर देते हैं। क्लियर है? ओके। एक्चुअल में हम ज्यादातर किसका यूज करेंगे? सेल का। तो वहां पे ये थ्योरी काम नहीं करेगी। कौन से वाली? कि आई और वी के साथ ही क्या आएगा? शेल आएगा। मॉडर्न इंग्लिश में आप आई के साथ विल लगाएं और आई के साथ शेल लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बसूरत उसकी सेंस जो है वो सही आनी चाहिए, उस पे कॉन्सेप्ट जो है वो सही लगना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद जैसे all the classes shall remain closed till the further order, all the classes या all classes shall remain closed, सब क्लासेस बंद रहेंगी, सभी कक्षाएं बंद रहेंगी अगले आदेश तक। ठीक है? तो क्या है? इंस्ट्रक्शन भी है, ऑर्डर भी है और आपकी कमांड भी है। ठीक है बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट जो है
हाँ भाई, आप जो है फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं। इस टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स में कहा भी था आपको, राम विल ईट फूड विद मी टुडे, ये भी सेंटेंस सही है, और राम ईट्स फूड विद मी टुडे, ये भी सही है। क्लियर है? उसके बाद लास्ट जो बचता है प्लान फ्यूचर को दिखाने के लिए, यह आखिरी कॉन्सेप्ट है प्लान फ्यूचर को दिखाने के लिए। तो प्लान फ्यूचर को दिखाने के लिए मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट तो लगेगा ही, फ्यूचर इंडेफिनिट तो लगेगा ही, दूसरा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगता है, और तीसरा टेंस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगता है। क्लियर है? इसके साथ आप गोइंग टू, क्या गोइंग टू, किसी सेंटेंस में गोइंग टू से भी आप प्लान फ्यूचर दिखा सकते हो, और इज और टू, इज टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे भी आप प्लान फ्यूचर दिखा सकते हो। तो यहाँ पे इज की जगह बी रहेगा, एक्चुअल में क्या रहेगा? बी, क्योंकि बी क्या है? इज, एम और आर है। मैं आपको पहले के लेक्चर्स में ऐसा सिखा भी चुका हूं कि बी क्या है? इज, एम, आर है प्रेजेंट टेंस में। क्लियर है? तो बी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है he is to come here, तो ये क्या है? प्लान फ्यूचर है, वह यहाँ आने वाला है। ठीक है? इसमें यहाँ आप प्लान फ्यूचर को ही दिखा रहे हो। ठीक है? उसके बाद प्रिंसिपल क्लास, आप प्रिंसिपल क्लास से और डिनोटिंग ए कंडीशनल सेंटेंस, आप प्रिंसिपल क्लास से भी क्या दिखा सकते हो? प्लान फ्यूचर दिखा सकते हो। उसमें क्या होगा? वो सेंटेंस क्या होगा? कंडीशनल सेंटेंस होगा। वो कौन सा सेंटेंस होगा? कंडीशनल सेंटेंस होगा। वहां से भी क्या दिखता है? प्लान फ्यूचर दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक सेंटेंस है, if you give me blood, I will give you freedom। आप मुझे क्या देंगे? तुम मुझे आजादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी, ना ही तो तुमने मुझे खून दिया और ना ही मैंने तुम्हें आजादी दी। क्या ये प्लान फ्यूचर है? यस या नो? मैंने भविष्य के लिए ऐसे आयाम नियम बनाए हैं ताकि आप लोग जो हैं मेरे से प्रभावित होके ऐसा कर सकें। ऐसा भविष्य के लिए है। अभी तुमने मुझे खून नहीं दिया, ना ही मैंने तुम्हें कोई आजादी दी है। क्लियर है? लेकिन हम इससे क्या दिखा सकते हैं? प्लान फ्यूचर को दिखा सकते हैं। तो प्लान फ्यूचर को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, गोइंग टू और इज या बी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर कोई भी प्रिंसिपल क्लॉज, या फिर आपका क्या हो? कंडीशनल सेंटेंस हो। तो हम क्या दिखा सकते हैं? प्लान फ्यूचर दिखा सकते हैं। अब इस लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू टू ज्वाइन अस। हैव अ गुड डे। यस, थैंक्स एवरीवन।